हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वाचिंग एचपी सिंप्लीफाइड एंड एनसीईआरटी एमसीक्यू की जो सीरीज चल रही है हम लोगों की, उसमें आज हम लोग इंडियन पॉलिटी में स्टार्ट करने वाले हैं। इंडियन पॉलिटी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जुडिशरी, जिसके अंदर हम लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, जुडिशियल रिव्यू, एक्टिविज्म, जुडिशियल एक्टिविज्म, पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस एंड बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, उसको समझेंगे। ठीक है ना। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और भी बहुत सारे कोर्ट्स को हम लोग देखेंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग एमसीक्यू के थ्रू जाएंगे। एमसीक्यू जो भी होगा वो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि क्लास 12th 6 to 12 ओल्ड प्लस न्यू एनसीईआरटी का जितने भी कॉम्बिनेशंस बनते हैं क्वेश्चंस के, वो इस बुक से हम लोग उसको उठाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि जो भी एमसीक्यू होगा इसका, वो एकदम ऑथेंटिक एमसीक्यू है। और दूसरी चीज़ ये है कि बहुत ही अच्छे वेल डिज़ाइंड एमसीक्यू है। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी रैंडम कुछ भी बना दे रहा है, वैसा नहीं है। बहुत ही अच्छी, और बुक की मैं आपको ऑलरेडी बता देता हूँ, अरिहंत बुक है। इसको आप लोग खरीद सकते हो, परचेज भी कर सकते हो। ठीक है। स्टार्ट करते हैं विथ जुडिशियरी पार्ट, सुप्रीम कोर्ट, देन वी विल गो विथ हाई कोर्ट, देन वी विल मूव टू सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, देन जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म, पीआईएल एंड अदर इश्यूज। ठीक है, लेट्स मूव। तो स्टार्ट करते हैं जुडिशियरी वाले सेगमेंट के साथ। ठीक है। अगर आप इस बुक के एमसीक्यू को फॉलो कर लीजिएगा, और अगर आपको रिवाइज करना है अगर पॉलिटी के सेगमेंट को, तो घटनाचक्र आई दृष्टि की कंप्लीट 3.5 घंटे की वीडियो मैंने डाल रखी है। बहुत ही ज़्यादा डिटेल डिस्क्रिप्शन तो नहीं है, लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर कहूँगा कि आप अगर उसको रिवाइज करना चाहते हो तो मोर देन सफिशिएंट कंटेंट है उसमें। स्टार्ट करते हैं जुडिशरी वाले सेगमेंट में। देखिए, जो क्वेश्चंस लिया गया है वो ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 7 आवर कोर्ट्स, न्यू एनसीईआरटी क्लास 8 जुडिशरी, न्यू एनसीईआरटी क्लास 8 अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 9th and 10th आवर कोर्ट्स, न्यू एनसीईआरटी क्लास 11 जुडिशरी पोर्शन, ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 11 जुडिशरी इन इंडिया। ठीक है। तो ये सारे सेगमेंट से लिया गया है। क्लियर है। स्टार्ट करते हैं विद द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, द एपेक्स कोर्ट। मतलब अगर कोई साथ नहीं देगा हमारे कंट्री में, तो सुप्रीम कोर्ट साथ आपका देगा। ठीक है। अगर आपके फंडामेंटल राइट के साथ कुछ छेड़छाड़ हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट आपके साथ खड़ा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कहता है इन इंडिया वी हैव एन इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम दिस स्टेटमेंट। देखिए, कीवर्ड पकड़ना है सबसे पहले। इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम कहने का क्या मतलब होता है? अगर जैसे मान लीजिए ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, इस ट्राइंगल की पार्ट है, ऊपर वाले सेगमेंट में बैठा दीजिए सुप्रीम कोर्ट को, उसके नीचे बैठा दीजिए हाई कोर्ट को, फिर सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स को बैठा दीजिए। तो इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम करने का ये मतलब हुआ, जिस तरीके से हम लोग बॉटम से टॉप की तरफ जाएंगे ना, तो ये हो गया एपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो जो लोअर कोर्ट्स होंगे वो अपर कोर्ट्स की जो डिसीजन होंगे उसको मानना पड़ेगा उनको। मतलब जो अपर कोर्ट्स डिसीजन लेगी, लोअर कोर्ट उसके लिए बाइंडिंग होगी। बाइंडिंग मतलब, बाइंडिंग कहने का ये मतलब हुआ कि वो उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, वो उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, डिस्कार्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है। लेट्स मूव। ऑप्शन 1 कह रहा है अ पर्सन कैन नॉट अपील टू हायर कोर्ट्स इन केस ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड बाय डिसीजन ऑफ द लोअर कोर्ट्स। क्या ऐसा पॉसिबल है? हायर कोर्ट तो तभी जाते हैं ना जब लोअर कोर्ट से हम सेटिस्फाई नहीं होते हैं। ठीक है। जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। हम लोग मूव इसीलिए करते हैं क्योंकि हम लोग लोअर कोर्ट से सेटिस्फाई नहीं होते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल रॉन्ग है। 1 रॉन्ग है तो एलिमिनेट करते हैं। तो देखिए, ये दोनों ऑप्शन बन सकता है। ठीक है। सेकंड कह रहा था डिसीजन मेड बाय हायर कोर्ट्स आर बाइंडिंग ऑन द लोअर कोर्ट्स। सीधी सी बात है, जो हायर कोर्ट्स डिसीजन बना देगी, लोअर कोर्ट्स पे बाइंडिंग हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो आंसर हो जाएगा हमारा 2, ओनली 2। ठीक है। अब देखिए, इन्फरेंस मैंने आपको ऑलरेडी दे रखा है कि इफ एनी डिसीजन इज टेकन बाय द सुपीरियर कोर्ट्स एंड द डिसीजन विल बी द बाइंडिंग परफॉर्मा ऑन द लोअर कोर्ट्स, बिकॉज सीधी सी बात है, इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम करने का मतलब यही होता है कि आप सुप्रीम कोर्ट में लोअर कोर्ट्स विल बी वर्क एज अ फंक्शनल बॉडी। एंड दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग इंटीग्रेटेड अप्रोच में काम करेंगे। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन लिया गया है आपको कहाँ से? चैप्टर 5 क्लास 8 न्यू एनसीईआरटी से। देखिए, इस बुक की सबसे अच्छी बात मुझे यही लगती है कि उन्होंने वो एक मेंशन कर देते हैं कि हाँ, आपको यहाँ से मैं ये क्वेश्चन को दे रहा हूँ। अगर आप मान लो इस कंसेप्ट पे डाउटफुल हो तो यू कैन टेक द रेफरेंस ऑफ दीज एनसीईआरटी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द सुप्रीम कोर्ट वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन 24 Jan 1950। अगर आप थोड़ा भी पढ़े होगे इसको, तो 24 Jan नहीं था, 28 Jan था। ठीक है।
ये पता होना चाहिए। 28 जैन 1950 को स्टैब्लिश किया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को। तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया। अब स्टेटमेंट पूछ रहा है, स्टेटमेंट गिवन अबव इज करेक्ट। देखिए मेरी एक हैबिट है, जैसे मैं क्वेश्चन देखा उसके पहले मैं ये देखता हूँ कि क्या पूछ रहा है, क्योंकि इससे स्टार्टिंग में मैं बहुत गलती करता था, तो इससे थोड़ा सा मुझे अपर हैंड मिल गया। तो देखिए पहला तो स्टेटमेंट रॉन्ग है, करेक्ट पूछ रहा है, तो ये गलत हो गया। अब ये दोनों में से एक होगा स्टेटमेंट। सेकंड देख लेते हैं, कह रहा है अनलाइक इट्स predecessors, the Federal Court of India, which was situated in Central Hall, the Supreme Court was earlier located in the Chamber of Princes in the Parliament House। ठीक है, तो देखिए दूसरा स्टेटमेंट भी एब्सोल्युटली रॉन्ग है। उसका मेन रीज़न क्या है? देखिए अगर हम लोग बात करें सुप्रीम कोर्ट, इनिशियली उसकी जो सीट थी वो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस इन द पार्लियामेंट बिल्डिंग, जहाँ पे फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया बैठती थी। कब से कब तक की बात है ये? 1937 से 1950। 1937 से 1950, तो 1937 से 1950 का ये दौर था, उसके बाद नहीं है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा नीदर वन नॉर टू। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। कह रहा है हु हैज़ द पावर टू चेंज द नंबर ऑफ जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब देखिए नंबर ऑफ जजेज की बात हो ना, तो एट प्रेजेंट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले एट प्रेजेंट 34 टोटल हैं, जिसमें 33 तो सुप्रीम कोर्ट के जजेज हैं, प्लस एक आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, प्लस 1 एक तो आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। तो टोटल अगर हम बात करें 2019 के बाद से टोटल 34 है। ठीक है, और ये पावर किसको है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज के नंबर को डिसाइड करेंगे। तो देखिए ये पावर है पार्लियामेंट के पास। ठीक है, पार्लियामेंट्री पावर है। अब आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, एज पर आर्टिकल 124 क्लॉज सी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट के पास वो पावर होती है कि वो नंबर ऑफ जजेस को सुप्रीम कोर्ट में फिक्स कर दे, एक कानून बना के। अगर हम लोग करेंट स्ट्रेंथ की बात करें, सुप्रीम कोर्ट में टोटल 34 हैं, जिसमें 33 जजेज हैं प्लस 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए अभी प्रेजेंट चीफ CJI कौन है। काफ़ी कंट्रोवर्शियल रह रहे हैं, काफ़ी लाइमलाइट में रह रहे हैं, तो इनका नाम आपको बताना बनता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द क्वालिफिकेशंस फॉर बिकमिंग अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो क्वालिफिकेशन हर एक टॉपिक को टच करता है ये बुक, इसलिए मुझे ये बुक काफ़ी पसंद आया। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग, अब इसमें से कौन सा ऐसा कंडीशन है जो कि क्वालिफिकेशन का नहीं है? ठीक है, देखिए जजेज ऑफ द हाई कोर्ट फॉर 10 ईयर्स, नो। देखिए किसी भी हाई कोर्ट के कम से कम वो 5 ईयर्स तक जज होने चाहिए, या तो एक हाई कोर्ट के कंटिन्यूसली, या फिर ऑल्टरनेट। जैसे मान लीजिए 1 साल कहीं रहे हैं किसी हाई कोर्ट में, पटना हाई कोर्ट मान लीजिए, दूसरे साल किसी और हाई कोर्ट में है, लेकिन कंजिक्यूटिवली 5 ईयर्स उनको एज ए सर्विंग जज ऑफ द हाई कोर्ट रहना चाहिए, तभी वो एलिजिबल होंगे, तभी वो क्वालिफाई करेंगे टू बिकम अ सुप्रीम कोर्ट जज। ठीक है, तो ये तो रॉन्ग हो गया, पहला स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया। अब पूछ रहा है तो फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट वन ऑफ द क्वालिफिकेशन, तो हमारा ऑप्शन तो हमें मिल चुका है, लेकिन हम आगे देखते हैं। एडवोकेट फॉर 10 ईयर्स, एब्सोल्युटली करेक्ट। 10 साल एडवोकेसी की कंडीशन होती है, 5 साल जज की कंडीशन होती है। ठीक है, और डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट होने चाहिए। ठीक है, डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट कहने का ये मतलब होता है, बेसिक सा कंसेप्ट है, बहुत ही बेसिक सा तरीके से समझिए कि उनकी जो वर्किंग कैपेबिलिटी है, उनकी इन्फ्लुएंस है वहाँ पे। ठीक है, एक तरीके से आप उनके पर्सनालिटी के सेंस में मत जाइएगा, उनके जजमेंट जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनके सेंस में जाइएगा। ठीक है, किस तरीके से वो कॉन्स्टिट्यूशन को होल्ड करते हैं, किस तरीके से वो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करके अभी तक आए, किस तरीके से वो फंडामेंटल राइट के साथ लोगों के डिसीजन में आगे रहे हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो सीधी सी बात है, पहला हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें क्वालिफिकेशंस की, तो ही और सी शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ये कंडीशन तो आपको होगा ही पता। और दूसरा कंडीशन क्या हम लोग ले सकते हैं, ही शुड हैव बीन द जज ऑफ हाई कोर्ट और हाई कोर्ट इन सक्सेशन 5 सालों के लिए, या फिर ही शुड हैव बीन एन एडवोकेट ऑफ द हाई कोर्ट या हाई कोर्ट इन सक्सेशन। ये वर्ड ही ऐड कीजिएगा, जरूरी नहीं है किसी एक खास कोर्ट हाई कोर्ट के ही रहें, मल्टीपल सक्सेसिव कोर्ट के भी रह सकते हैं 10 सालों के लिए। और ही शुड बी अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। और ये डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट वाला जो कंडीशन है वो प्रेसिडेंट के ओपिनियन बेस्ड होता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा, कुछ सोचने की बात नहीं, ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। हाँ,
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब हम लोग बात कर रहे हैं अपॉइंटमेंट किनका, तो CJI का। दिस क्वेश्चन हैज बीन टेकन फ्रॉम चैप्टर 6 क्लास 11th न्यू NCERT। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में बताना है आपको, ठीक है। अपॉइंटमेंट कंडीशन कह रहा है, अ कन्वेंशन हैज़ डेवलप्ड वेयर बाई द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इज़ अपॉइंटेड एज अ CJI ऑफ इंडिया। तो जो एक कन्वेंशन है जिसके अकॉर्डिंग जो भी सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, वो उनको चुना जाएगा एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो दिस स्टेटमेंट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट, इसमें तो कोई वो नहीं है। देखिए एक चीज़ और मैं अभी यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ आपको कि यहाँ पे कन्वेंशन दे रखा है, कनकरेंस नहीं दे रखा है। कनकरेंस अगर कहीं पे वर्ड आए कनकरेंस, ठीक है, आप अगर लक्ष्मीकांत पढ़िएगा तो आपको क्लियरली दिखेगा। कनकरेंस मतलब होता है यू नीड टू मेक सम एग्री, मतलब एग्रीमेंट होना चाहिए वहाँ पे, ठीक है, एग्रीमेंट होना चाहिए। लेकिन कन्वेंशन का मतलब क्या होता है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट आपस में बैठ के समझते हैं इस चीज़ को कि हाँ ठीक है, ही और सी इज़ द मोस्ट सीनियर मोस्ट अमॉन्ग अस, तो चलिए इनको बना देते हैं, ठीक है। लेकिन ये कोई बाइंडिंग नहीं है, ये कोई कनकरेंस नहीं है, कन्वेंशन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दिस कन्वेंशन हैज़ नेवर बीन ब्रोकन इन द हिस्ट्री ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एब्सोल्युटली रॉन्ग। ऐसा नहीं है, बहुत बार ऐसा होता है कि कभी किसी जूनियर को भी जज बना दिया जाता है, CJI बना दिया जाता है, ऐसा देखा गया हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 सिर्फ करेक्ट है, तो सिर्फ ओनली 1 हो जाएगा। अब देखिए CJI जो होगा एज पर कन्वेंशन, देर इज कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रिस्क्राइब एनी स्पेसिफिक क्राइटेरियन फॉर अपॉइंटिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलता है कि वो CJI बन जाएं एज पर कन्वेंशन। आई एम टॉकिंग अबाउट कन्वेंशन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कनकरेंस, ठीक है। चलिए अब ये जो कन्वेंशन है ना, वो कन्वेंशन ही है तो टूटेगा ही। तो कुछ ओकेजन्स में टूटा है, जैसे कि हम लोग एक कंडीशन ले लेते हैं 1973 के केस में। 1973 में AN रे जी थे, ठीक है, AN रे जी थे, उनको अपॉइंट किया गया था एज ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि सुपरसीड किए थे 3 सीनियर जजेस को। इनके सामने में 3 सीनियर जजेस थे, उनको ये सुपरसीड कर गए थे, मतलब जूनियर को चुना गया था। फिर एक बार और 1977 की बात कर लेते हैं, जहाँ पे जस्टिस MH बेग जी को अपॉइंट किया गया था, जो सुपरसीड किए थे जस्टिस HR खन्ना जी को। HR खन्ना जी जो थे वो सीनियर थे, लेकिन बनाया गया था MH बेग जी को। तो कन्वेंशन कैन बी ब्रोकन, ठीक है। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, बस कीवर्ड्स को पकड़ना आपको आना चाहिए। कीवर्ड अगर आप नहीं पकड़ पा रहे हो, क्वेश्चन गलत करके आओगे, फिर कहोगे यार ये तो सही पढ़ा था मैंने। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब देखिए रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज की बात हो रही है, ये क्वेश्चन आपको लिया गया है चैप्टर 6 क्लास 11th न्यू NCERT वाले बुक से, तो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। नॉट करेक्ट बोल रहा है, कह रहा है अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कैन बी रिमूव्ड ओनली ऑन द गवर्नमेंट ऑफ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन से नहीं होता है, और भी बहुत सारे कंडीशंस होते हैं। जैसे दूसरा कंडीशन मैं आपके सामने अभी ला के रखता हूँ। दूसरा कंडीशन ये होता है कि अगर वो इनकैपेबल हैं, मतलब वो ढंग से नहीं चला पा रहे हैं, उनकी कैपेबिलिटी में नहीं है चला पाना किसी भी जजमेंट को, तो भी वो हट सकते हैं, या फिर इम्पीचमेंट से भी हटाया सकता है। हालांकि एक चीज़ याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट जज और जजेस विल बी इम्पीच्ड, लेकिन कंडीशन वही होता है, स्पेशल मेजॉरिटी लगाओ और निकालो, ठीक है। तो ये कंडीशन ओनली वाला टर्म तो हमेशा रॉन्ग होता है, इस बात का भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्लियर है। सेकेंड ऑप्शन क्या कह रहा है, अ मोशन कंटेनिंग द चार्जेस अगेंस्ट द जज मस्ट बी अप्रूव्ड बाय स्पेशल मेजॉरिटी, दैट इज 2/3 प्रेजेंट प्लस वोटेड। मैं नॉर्मल स्पेशल मेजॉरिटी की बात कर रहा हूं, अभी सब कंडीशंस की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। इन बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। सी क्या कह रहा है, there have never been any proposals initiated for the removal of any Supreme Court judge in India। देखिए इनिशिएट तो किया गया है, लेकिन इसको कांग्रेस स्टे लगा दी थी। इनिशिएशन हुआ था, देर वॉज सर्टेन कंडीशंस, एक समय हुआ था ऐसा जहाँ पे वीरास्वामी रामास्वामी जज थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, वो पहले जज थे जहाँ जिनके अगेंस्ट में रिमूवल प्रोसीडिंग्स चली थी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मैं भी इंडिपेंडेंट इंडिया की बात कर रहा हूँ, लेकिन इसको रोक दिया गया था, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिए। अगर हम लोग रिमूवल की बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट जज की, तो इसको लाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के एम्बिट में, आर्टिकल 124 124 क्लॉज 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, ठीक है। प्रेसिडेंट कैन रिमूव अ जज ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर, फर्स्ट कंडीशन इज मिसबिहेवियर, या फिर इनकैपेसिटी पे, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन,
ए और सी रॉन्ग है, आंसर हमारा डी हो जाएगा। आपको अगर एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ रहा है, क्वेश्चंस को अगर आप कीवर्ड को पकड़ पा रहे हो तो आपके लिए टफ नहीं होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है ये देखते हैं। कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द मोशन। हमें ये चीज़ देखना है कि पहले क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है इनकरेक्ट कौन कौन सा होगा स्टेटमेंट, तो हमें इनकरेक्ट या करेक्ट को सेपरेट आउट कर लेना है, ठीक है। चलिए कह रहा द मोशन टू इम्पीच अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन नॉट बी रिजेक्टेड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा एज पर जजेज इंक्वायरी एक्ट 1968। तो देखिए ये तो एब्सोल्युटली रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अगर इम्पीचमेंट किसी जज की चलती है तो स्पीकर उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर इम्पीचमेंट की बात होगी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है स्पीकर ऑफ द लोकसभा को एज पर जज एक्ट या फिर जज इंक्वायरी एक्ट 1968 के तहत कि वो इम्पीच्ड जो कंडीशंस है उसको वो रोक सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है कि किस बेसिस पे रिमूवल होगा सुप्रीम कोर्ट जजेज की, तो ये आर्टिकल आपको याद रखना होगा। ये आर्टिकल होता है आर्टिकल 124 क्लॉज 4, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन देख लेते हैं क्या कह रहा है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस द गिवन डिटेल ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स इनकैपेसिटी एंड प्रूव्ड मिसबिहेवियर ऑफ द जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि इनकैपेसिटी एंड द कॉन्स्टिट्यूशन का जो वायलेशंस है जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा किया जाएगा उसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है, डेफिनेशंस दे रखा है कि क्या क्या प्रावधान होगा, आखिर किस किस चीज़ के वायलेशन कंसिडर करेंगे। तो देखिए स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है जिससे उनके वायलेटिंग द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज इनकैपेसिटी को एक्सप्लेन किया गया है। तो स्टेटमेंट 2 भी रॉन्ग है, 1 and 2 रॉन्ग है। थर्ड देखते हैं, द डिटेल्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर गिवन इन द जज इंक्वायरी एक्ट 1968, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ये स्टेटमेंट तो आपका करेक्ट हो गया, तीसरा तो करेक्ट हो गया। अब चौथा देखते हैं, कहता है इन द मोशन ऑफ द इम्पीचमेंट ऑफ द जज इज टेकन अप फॉर वोटिंग, द लॉ रिक्वायर्स द मोशन टू बी बैक्ड बाय ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, एब्सोल्युटली करेक्ट। दोनों की दोनों हाउस उसको बैक करेगी, एंड सपोर्टेड बाय द मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड बाय नॉट लेस देन 2/3 मीन्स स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट प्लस वोटेड, ठीक है। तो स्टेटमेंट 4 and 3 इज एब्सोल्युटली करेक्ट, 1 and 2 इज रॉन्ग। आंसर इज आस्किंग आउट इनकरेक्ट स्टेटमेंट, सो 1 and 2 will be the correct answer. Let's move to the question by 8. कह रहा है identify the correct statement with respect to the judges of the Supreme Court. This question has been taken from chapter 6, class 11th new NCERT book. चलिए तो कह रहा है, क्या पूछ रहा है, कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट बताना है हमको, ठीक है। कह रहा है द जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर पेड सच सैलरीज एज आर डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट। दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, प्रेसिडेंट डिटरमाइन नहीं करती है। एज पर आर्टिकल 124 ऑफ द एंड द थर्ड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द चीफ जस्टिस और जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज रिक्वायर्ड टू मेक एंड सब्सक्राइब इन द प्रेजेंस ऑफ प्रेसिडेंट एज एन ओथ एंड अफर्मेशन। तो ये आपको पता होना चाहिए कि प्रेसिडेंट तो ओथ एंड अफर्मेशन देगा, ये तो सबसे बेसिक कंडीशन है। तो यहाँ पे देखिए a person who has held office as a judge of the Supreme Court cannot plead or act in any court in any conditions। वैसे पर्सन जो कि जिसको हेल्ड किया जाएगा ऑफिस एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, वो कहीं और जा करके उस एक्ट को प्लीड का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है। जैसे मान लीजिए एक लॉयर है, वो प्लीड करता है, ठीक है, तो ये नहीं कर पाएंगे। जैसे ही वो सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होते हैं ना, उसके बाद वो कहीं भी अपने कैरी आउट फंक्शंस को नहीं कर सकते हैं रिपीट में। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, ठीक है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। एक मिनट ये कंडीशंस को देखिए पहले। सबसे पहला कि द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ आर पेड सच सैलरीज एज पर डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट, नो इट विल बी डिटरमाइंड द पार्लियामेंट। तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग है, ठीक है। तो हमें ए के बारे में सोचना ही नहीं है। बी कह रहा है पर्सन हु हैज़ हेल्ड ऑफिस एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट प्लीड और एक्ट इन एनी कोर्ट इन एनी कंडीशंस। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है ये समझते हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट में अगर वो प्लीड कर गया, मतलब जज है, उसके बाद वो प्लीड कैसे कर सकते हैं, वो फिर से एज ए CJI एक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट समझिएगा कि अगर हम लोग बात करें आर्टिकल 128 की कॉन्स्टिट्यूशन में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एट एनी टाइम विल बी द प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट रिक्वेस्ट एनी पर्सन हु हैज़ हेल्ड द ऑफिस ऑफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू सिट एंड एक्ट एज द। तो यहाँ पे सीधी सी कंडीशन यही है कि CJI अगर चाहे तो वो प्लीड कर सकते हैं फिर से कोर्ट में। तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है।
चलिए, मतलब ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है, कैन नॉट, ठीक है। सी थर्ड क्या कह रहा है, एवरी पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज रिक्वायर्ड टू टेक एन ओथ और एफर्मेशन बिफोर एंटरिंग अपॉन हिज ऑफिस बिफोर द प्रेसिडेंट। अब जो भी पर्सन होंगे जो अपॉइंट किए जाएंगे एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो एक बात याद रखिएगा, एज अगर हम लोग आर्टिकल 124 की बात करें थर्ड शेड्यूल की, तो चीफ जस्टिस या फिर कोई जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज रिक्वायर्ड टू मेक एंड सब्सक्राइब इन द प्रेजेंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड ओथ और एफर्मेशन, ठीक है। चलिए, तो ये स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट है, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द प्रोविजंस रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट, इनमें से कौन सा ऐसा प्रोविजंस है जो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन को पहले पकड़िए कि नॉट पूछ रहा है। अब चलिए, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मे रिक्वेस्ट एनी रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और दैट ऑफ द हाई कोर्ट टू सिट एंड एक्ट एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। यही स्टेटमेंट तो था, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को मिसकंसेप्शन हो रहा था, ठीक है। तो सीजेआई चाहें तो ये काम कर सकते हैं, किसी भी कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के जज हों या फिर हाई कोर्ट के जज हों, वो हाई कोर्ट के जज हों, वो बैठ सकते हैं एज एन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अब देखिए कह रहा है इफ़ एट एनी कंडीशन, इफ़ एट एनी टाइम, अब कह रहा है इफ़ एट एनी टाइम देयर इज़ नो quorum in the Supreme Court of the performing its duties, the Chief Justice of India may request one of the judge of the High Court to work as an ad hoc judge। देखिए सीधी सी बात है, एक मैं कीवर्ड आपको बताता हूँ, ad hoc जज की जब भी बात होगी, जब कोर्ट में कोरम का कंडीशन फुलफिल नहीं होगा तब, ठीक है। कोरम का कंडीशन फुलफिल नहीं होगा तो एड हॉक जज को वो प्लेस करेंगे, कौन प्लेस करेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये स्टेटमेंट भी एब्सोल्युटली करेक्ट है। कह रहा व्हेन द ऑफिस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज वैकेंट हिज ड्यूटीज शैल बी परफॉर्म्ड बाय द one of the other judges as the parliament may appoint for the purpose। तो देखिए सीधी सी बात है कि ये स्टेटमेंट आपका एब्सोल्युटली रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्यों रॉन्ग स्टेटमेंट है ये समझते हैं। देखिए, जब भी सीजेआई का पोस्ट वैकेंट होता है या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी भी रीजन से उनका एब्सेंस होता है और या फिर वो अपने ड्यूटीज़ को परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, तो एक चीज़ याद रखिएगा, जो भी जजेस होंगे वो उन किसी एक जज के द्वारा परफॉर्म किया जाएगा, लेकिन किनके प्रेजेंस में, तो प्रेसिडेंट के प्रेजेंस में। प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकते हैं इस पर्पज़ के लिए, पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि यहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है देखते हैं। देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया ना कि एडहॉक, जहाँ पे एडहॉक वर्ड आए, एडहॉक जजेज आर अपॉइंटेड इन द सुप्रीम कोर्ट व्हेन देयर इज नो कोरम ऑफ द जजेज अवेलेबल टू बी होल्ड। जहाँ पे एडहॉक वर्ड आए वहाँ पे कोरम का कंडीशन याद रखिएगा। एडहॉक जज अपॉइंट किया था सुप्रीम कोर्ट में जहाँ पे कोरम कंडीशंस को नहीं सेटिस्फाई कर पाते हैं जजेज के लिए, ठीक है। आर्टिकल कौन सा लगेगा यहाँ पे, 127 क्लॉज 1 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस। एज पर दिस आर्टिकल, जब भी कोरम का लैक होगा, किस कंडीशंस में, परमानेंट जजेस की कंडीशंस में, अगर वो होल्ड नहीं कर पा रहे हैं या फिर कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं किसी सेशन को सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो सीजेआई जो होंगे वो अपॉइंट कर सकते हैं एक जज को। हाई कोर्ट के जज होंगे उनको एज एन एडहॉक जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फॉर टेम्पररी पीरियड। याद रखिएगा, द जजेज सो अपॉइंटेड शुड बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट के जज को ये कंडीशन एकदम याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन 11 पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है ये देखना है हमें। रिगार्डिंग द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शंस मीन्स केसेस दैट कैन बी डायरेक्टली कंसिडर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट विदाउट गोइंग टू एनी कोर्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। देखिए ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शंस क्या होता है, वैसे ज्यूरिडिक्शंस जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो इस कंडीशंस को लेकर के, ठीक है। तो ये कंडीशन ये है कि अगर ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शंस की बात करें तो इसको आर्टिकल 131 के एम्बेट में डाला गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शंस की बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ ऑथराइज्ड होता है कि उस डिसीजन को, उस मैटर पे कुछ डिसीजन निकालने के लिए पहले इंस्टेंस में, ठीक है। जैसे डिस्प्यूट होगा सेंटर स्टेट के बीच में, जैसे वाटर डिस्प्यूट होता है सेंटर और स्टेट के बीच में, या फिर स्टेट के बीच में, तो भी ये कंडीशंस बनता है, ठीक है। चलिए तो पहला तो करेक्ट है, द ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिशेस इट एज एन अंपायर इन ऑल डिस्प्यूट रिगार्डिंग फेडरल मैटर्स। तो अगर हम लोग बात करें, अगर आर्टिकल 32 की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट एंजॉय करता है एक तो रिट ज्यूरिडिक्शंस होता है, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन पे बात करेंगे। लेकिन जो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शंस होता है सुप्रीम कोर्ट का,
वो एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट को के जजेस को अंपायर की तरफ शो करता है कि वो जितने भी डिस्प्यूट्स होंगे फेडरल मैटर के उसको उसमें वो एक्ट करेंगे। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। सी क्या कह रहा है, सी देख लेते हैं। दो रिट ज्यूरिडिक्शंस द कोर्ट कैन गिव ऑर्डर्स टू द एग्जीक्यूटिव टू एक्ट और नॉट टू एक्ट इन अ पर्टिकुलर वे। सीधी सी बात है, जैसे क्वो वारंटो, जैसे मैंडमस, जैसे सर्सियोराडी। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले बात याद रखिएगा, रिट की हम जब भी बात करेंगे तो हम एग्जीक्यूटिव के लिए ये डायरेक्शन, ये इंडिकेशंस दिया जाएगा बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जजेज के द्वारा दिया जाएगा। लेकिन किसको दिया जाएगा, यहाँ एग्जीक्यूटिव को दिया जाएगा, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो आर्टिकल 32 अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट एंजॉय रिट ज्यूरिडिक्शंस, जिसमें वो इश्यू कर सकते हैं रिट मैंडमस का, जैसे एग्जाम्पल है एग्जीक्यूटिव को कि आप इस तरीके से काम कीजिए, इस तरीके से नहीं कीजिए, टू बी मैंडेटरी कंडीशंस, ठीक है। चलिए, तो ये तीनों स्टेटमेंट हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट है, तो यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। कह रहा है लिस्ट 1 लिस्ट 2 दे रखा है, लिस्ट में ज्यूरिडिक्शंस दे रखा है, लिस्ट 2 मैटर दे रखा है, ठीक है। तो ये समझते हैं। तो स्पेशल लीव की बात हो तो ये किसके मैटर में आएगा, ये ज्यूरिडिक्शंस किसके मैटर में आएगा, ये समझते हैं। तो स्पेशल लीव की बात करेंगे तो ये आएगा आपको अपील फ्रॉम एनी जजमेंट, ए का हो गया 4। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शंस सबको पता है कहाँ कहाँ आ सकता है, डिस्प्यूट्स बिटवीन द स्टेट्स, डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेंट्रल स्टेट्स, सुप्रीम कोर्ट के कंडीशंस, तो ओरिजिनल 1 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा। एपिलेट की बात कर ले, एपिलेट ज्यूरिडिक्शंस, तो ये आपको आ जाएगा लोअर कोर्ट्स के बीच के ट्रायल्स, जो लोअर कोर्ट से जो ट्रायल्स चल के आएगी, अपील किया जा सकता है, अपीलेट कोर्ट की तरह एक्ट करेगा, सही है। अगर हम लोग रिवाइजरी की बात करें तो रिव्यू एनी जजमेंट, तो आप रिव्यू कर सकते हो। तो 4, 1, 2, 3 विल बी द करेक्ट आंसर, आंसर हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, देख लेते हैं। देखिए, आर्टिकल्स तो आपको ध्यान होने चाहिए, आर्टिकल्स अगर ध्यान में है तो आप अच्छा कर लोगे इन केस ऑफ पॉलिटी, ठीक है। विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रोहिबिशंस और लिमिटेशंस और प्रोविजंस contained in ordinary law cannot act as prohibitions or limitations of the constitution's power under article 142। तो देखिए, बेसिक चीज़ में समझते हैं ना कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें आर्टिकल 142 दिया गया ना, वो क्या बेसिक प्रोवाइड क्या करता है, वो प्रोवाइड करता है इन्फोर्समेंट ऑफ एनी ऑफिशियल ऑर्डर्स, ठीक है। डिक्रीज मतलब वही हुआ, एंड ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड ऑर्डर एज टू डिस्कवरी, ठीक है। अगर हम लोग बात करें, सुप्रीम कोर्ट in exercise of its judiciary jurisdictions may pass such decree or make such order as it necessary for doing complete justice in any case or matter pending before it। मतलब मान लीजिए कि जो पार्लियामेंट में नियम उस पर कुछ बना नहीं, जैसे मान लीजिए एक कंडीशन मैं आपको बताता हूँ, हाईवे वाला कंडीशन याद होगा, हाईवे में कुछ डिस्टेंस के बाउंड्री में आप अल्कोहल नहीं बेच सकते हैं, ठीक है। इस पर कॉन्साइंस कौन लिया था सबसे पहले, इस पर कॉन्साइंस कौन लिया था, तो सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो जब तक इस पर कोई लॉ नहीं बन जाता, जब तक कोई एक्ट पास नहीं हो जाता, तब तक इस पर फ्री एक डिसीजन को लिया सकता है बाय सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अब देखिए, तो इसका बेसिक क्या हो जाएगा, जो रेफरेंस पूछा गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, प्रोहिबिशंस या किसी लिमिटेशंस या प्रोविजंस कंटेन इन ऑर्डिनरी लॉज कैनॉट एक्ट एज प्रोहिबिशंस और लिमिटेशंस ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन पावर, मतलब यही बात है। लेकिन एक बार अगर उस पर एक्ट या लॉ बन जाएगा पार्लियामेंट के द्वारा, फिर सुप्रीम कोर्ट उसको फॉलो करने के लिए बात कर सकता है, उस पर वो अलग से कोई कंडीशंस नहीं पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे होगा द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज़ नॉट कंस्ट्रेंड इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर बाय लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट पूछा है रिगार्डिंग द एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शंस में देखते हैं ऑप्शन 1, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन रेफर एनी मैटर दैट इज ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस और दैट विच इन्वॉल्व्स इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर एडवाइस। एब्सोल्युटली करेक्ट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रेफर कर सकते हैं किसी भी मैटर को, किसी भी पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर को जहाँ पे एक बार कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत पड़ रही है, सुप्रीम कोर्ट से वो
रेफ़र कर सकते हैं फॉर देयर एडवाइस। तो एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट है, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब देखिए बी क्या कह रहा है, द प्रेसिडेंट इज़ बाउंड टू एक्सेप्ट सच एडवाइस। तो देखिए यहीं पे हो गया ना बाउंड टू टेक, तो यहाँ पे ऐसा कोई कंडीशन है नहीं, स्टेटमेंट बी ही नॉट करेक्ट है, क्योंकि एडवाइजरी जुरिडिक्शंस की बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट में। इस जुरिडिक्शन के अंदर में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होगा वो रेफ़र कर सकते हैं किसी भी मैटर को जो कि पब्लिक इंपॉर्टेंस के एम्बिट में होगा, या फिर इन्वॉल्व करेगा किसी कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशंस को सुप्रीम कोर्ट के एडवाइस के लिए। जबकि सुप्रीम कोर्ट बाउंड नहीं होता कि ऐसा कोई एडवाइस दे, और प्रेसिडेंट बाउंड नहीं होता कि वो ऐसे एक्सरसाइज को एक्सेप्ट करें। तो आंसर तो हमारा बी हो गया। सी देख लेते हैं, इट अलाउज द गवर्नमेंट टू सीक लीगल ओपिनियन ऑन मैटर ऑफ इंपॉर्टेंस बिफोर टेकिंग एक्शन ऑन इट। एब्सोल्युटली करेक्ट। डी कह रहा है, इन द लाइट ऑफ द एडवाइस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट द गवर्नमेंट कैन मेक सुटेबल चेंजेस इन द एक्शन ऑफ लेजिस्लेशन। एब्सोल्युटली करेक्ट। सिर्फ बी आंसर हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है देख लेते हैं। द सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्रेंसेस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस स्टेटमेंट। अगर सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बोला जाए तो आप क्या इन्फ्रेंस निकाल सकते हो, क्या जस्टिस कर सकते हो स्टेटमेंट के साथ। ठीक है, देखिए सीधी सी बात है, अगर हम लोग सुप्रीम कोर्ट को बोले कि वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है एंड द लॉ मेकिंग पावर है, तो एक आर्टिकल होता है आर्टिकल 141। ठीक है, कोई भी लॉ जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर किया जाएगा वो बाइंडिंग होगा जितने भी कोर्ट्स होते हैं, और या फिर कोई एक्शंस होगा या डिसीजंस होगा वो अट्रैक्ट करेगा जो भी उनके सर्कल में आएगा, या फिर कंटेम्प्ट में आएगा, या फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के कंडीशंस में होगा। ठीक है, तो देखते हैं स्टेटमेंट क्या क्या कह रहा है। द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर रिकॉर्डेड एंड कंसीडर्ड ऑथोरिटेटिव एंड सर्व एज केसेस, लॉज और प्रेसिडेंट्स। बिल्कुल, जैसे मान लीजिए कोई एक जजमेंट सुनाया गया, ठीक है, जैसे गोलकनाथ केस समझ लीजिए, जैसे केशवानंद भारती केस हो गया, तो उसके बाद जो केसेस होंगे ना, उसके जो पहले जो जजमेंट लिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसको रेफरेंस माना जाएगा। ठीक है, क्लियर है। सेकंड कह रहा है, द कोर्ट कैन पनिश एनीवन हु डज नॉट अबाइड बाय द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। एब्सोल्युटली करेक्ट। हाँ, लेकिन एक और बात है, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने कोई एक डिसीजन दिया 2015 में, फिर वो अपने डिसीजन को फिर से चेंज कर सकते हैं 2018 में। ये कोई वो खुद के डिसीजन पे बाइंडिंग नहीं होते हैं, ये समझ लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, 1 और 2 इज़ करेक्ट, तो आंसर हमारा बोथ हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं, फिर हाई कोर्ट आने वाला है। 16 क्या कह रहा है, हाँ, दोनों स्टेटमेंट को कंसीडर करना है, असर्शन को एंड रीज़न को, और चूज़ करना है करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, अब देखिए ओनली वाला जहाँ पर टर्म आए थोड़ा सा आपको कॉशियस लेना है। ओनली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ एक्सक्लूसिव ज्यूरिडिक्शंस रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेंट्रल लॉज। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ हाई कोर्ट के पास भी ये ज्यूरिडिक्शंस होती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी किसी भी सेंट्रल लॉज को ऑथेंटिकेट कर सके वो। ठीक है, सेकंड रीज़न क्या कह रहा है, तो ए तो हमारा रॉन्ग हो गया, तो ये स्टेटमेंट डिस्कार्ड हो गया, तो ए इज़ फॉल्स, तो आंसर तो हमारा डी हो जाएगा। लेकिन अब रीज़न देख लेते हैं, द सुप्रीम कोर्ट इज़ द गार्जियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो एब्सोल्युटली करेक्ट है। ठीक है, तो आंसर हमारा डी हो गया। अगर हम लोग बात करें सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226, सुप्रीम कोर्ट की आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 32, जिसको हम लोग हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, आपको पता होगा किसके द्वारा कहा गया था, बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा कहा गया था। साथ में अगर हम लोग हाई कोर्ट की बात कर लें तो आर्टिकल 226, इसके बाद इनके पास पावर होता है कि वो रेट्स को इश्यू कर सकते हैं, कैसे भी प्रोटेक्ट करेगी फंडामेंटल वैलिडिटी को। एक चीज़ और जान लीजिए, अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें सिर्फ नैरोअर सेंस में, सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए अगर कोई किसी को जजमेंट चाहिए, किसी को कोई पर्टिकुलर डिसीजन चाहिए, तो फंडामेंटल राइट के ऑब्लिगेशन से सुप्रीम कोर्ट वो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग फंडामेंटल राइट्स या फिर आर्टिकल 226 की बात करें हाई कोर्ट केस में, तो इनका जो थोड़ा वाइडर विड्थ हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट वाले टॉपिक्स पे ही ये कन्फाइंड नहीं होते हैं। ठीक है, तो और भी किसी राइट्स के लिए, जैसे लीगल राइट्स हो गया, उसके लिए भी अगर हाई कोर्ट्स होगा वो एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करें सुप्रीम कोर्ट के प्रिंसिपल फंक्शन पे, तो वो गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। पर्टिकुलरली किस केस में, फंडामेंटल राइट्स के गारंटर भी उनको कहा जाता है किसी भी सिटीजन्स के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है देखते हैं। हाँ, विच आर द फॉलोइंग टू प्रोविजंस
ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो इस्टेब्लिश करता है सुप्रीम कोर्ट एज द इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सिटीजन्स ऑन वन हैंड एंड प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑन द अदर। तो ये कौन सा आर्टिकल बताता है? तो ये आर्टिकल 13 और आर्टिकल 32 बताता है। अगर हम लोग आर्टिकल 13 एंड आर्टिकल 32 की बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इस्टेब्लिश करता है सुप्रीम कोर्ट को एज ए प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन्स एंड इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, प्रोटेक्टर की बात करेंगे तो आर्टिकल 13, इंटरप्रिटेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो आर्टिकल 32। ठीक है, रेमेडीज़ वाला आर्टिकल 13 क्लॉज 3 सब क्लॉज ए की बात कर ले। कौन सी आर्टिकल की बात कर रहा हूँ मैं? 13 क्लॉज 3 सब क्लॉज ए। ठीक है, तो ये आपको सुप्रीम कोर्ट को पावर देती है कि वो इंटरप्रेट करे किसी लॉ को इन कन्फर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल इथोज। ठीक है, आर्टिकल 32 की बात करें, यह एम्पावर करता है सुप्रीम कोर्ट को टू इश्यू रिट्स फॉर द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो ये हो गया आपको सुप्रीम कोर्ट। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हाई कोर्ट के बारे में। ठीक है, नाउ स्टार्ट करते हैं हम लोग हाई कोर्ट के साथ। हम लोगों ने एपेक्स कोर्ट को पढ़ लिया, अब हाई कोर्ट की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है द सुप्रीम कोर्ट हियर्स अपील्स अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। सुप्रीम कोर्ट जो होगा वो सुनेगा अपील, जो जजमेंट होगा हाई कोर्ट के अगेंस्ट में, उसको किस केसेस में। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन क्या कह रहा है? इन सिविल केसेस, सिविल केसेस जो होंगे जहाँ पे हाई कोर्ट सर्टिफाई करेगा दैट द केस इन्वॉल्व्स अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस। वैसे केसेस जहाँ पे सब्सटेंशियल क्वेश्चन अराइज होंगे कि किसी भी जो लॉ है जो कि जनरल इंपॉर्टेंस के लिए मैटर करता है वो। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट है। सेकंड कह रहा है सिविल केसेस की बात हो गई तो अब क्रिमिनल केसेस की बात होगी। क्रिमिनल केसेस के केस में जहाँ पे हाई कोर्ट हैज़ ऑन अपील रिवर्स्ड एन ऑर्डर ऑफ एक्यूटल एंड सेंटेंस द एक्यूज टू डेथ। बिल्कुल इस केस में भी वैसे केस में, वैसे क्रिमिनल केसेस में जहाँ पे हाई कोर्ट ने अपने अपील को रिवर्स करके, मतलब अपील जो किया गया था, जो एक्यूज था उनके द्वारा, उसको रिवर्स करके ऑर्डर में एक्यूटल एंड सेंटेंस, उनको लाइफ सेंटेंस के साथ साथ डेथ प्रोवाइड किया है उस केस में भी। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। सी कह रहा है द क्रिमिनल केसेस वेयर द हाई कोर्ट हैज़ ट्रांसफर्ड द केस फ्रॉम सबऑर्डिनेट कोर्ट टू इटसेल्फ एंड देन कन्विक्टेड द एक्यूज एंड सेंटेंस्ड हिम टू डेथ। जैसे मान लीजिए कोई सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स मान लीजिए या फिर लोकल कोर्ट्स हो गया, उससे लेकर के हाई कोर्ट उस पर अपील सुनने के बाद, मतलब खुद पे ट्रांसफ़र करने के बाद उसको जो कन्विक्ट है, उसको कन्विक्टेड जो पर्सन है जो भी, उसको एक्यूज़ किया गया, सेंटेंस किया गया और साथ साथ में डेथ सेंटेंस भी प्रोवाइड किया गया। इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट उसके अगेंस्ट जजमेंट ले सकता है। ठीक है, तो ये तीनों का तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। आंसर आपका हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट स्टेटमेंट वी विल हैव टू फाइंड रिगार्डिंग द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के रिगार्डिंग में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये बताना है हमको। हाई कोर्ट वेयर फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड इन द 3 प्रेसिडेंसीज ऑफ कलकत्ता। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हाई कोर्ट को 3 प्रोविंसेस में, प्रेसिडेंसीज में लाया गया था, कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास इन 1862। एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। आपको पता होना चाहिए कि जो हाई कोर्ट्स थे उसको पहली बार इस्टेब्लिश किया गया था 3 प्रेसिडेंसीज में। कौन कौन सी प्रेसिडेंसी थी? कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। ठीक है, चलिए सेकंड क्या कह रहा है? आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना शेयर्स ए कॉमन हाई कोर्ट। तो एक चीज़ याद रखिएगा, सेकंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट 26 दिसंबर 2018 के बाद एक ऑर्डर आया बाइफर्केशन का, हाई कोर्ट के बाइफर्केशन का, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना का। ये इशू किया गया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अभी हम लोग एट प्रेजेंट कंडीशन में बात करें, हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना लोकेटेड है हैदराबाद में एंड हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश इज़ लोकेटेड इन अमरावती। ठीक है, जो बाइफर्केशन हुआ, डिवाइडेड हुआ इन दोनों के हाई कोर्ट का, जो कॉन्स्टिट्यूशन सेपरेट किया हाई कोर्ट्स फॉर तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, यह कब से इफेक्ट में आया? 1 जनवरी 2019 से इफेक्ट में आया। इसको याद रखिएगा फॉर स्टैटिक वर्सेस क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टेटमेंट 2 तो आपका बी तो रॉन्ग है। थर्ड कह रहा है पंजाब एंड हरियाणा शेयर्स ए कॉमन हाई कोर्ट इन चंडीगढ़। एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, यहाँ मैं गया भी हूँ। तो स्टेटमेंट 1 एंड सी करेक्ट है, ए एंड सी करेक्ट है, बी रॉन्ग है। बट द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, सो आंसर विल बी बी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है?
इन विच ऑफ दीज स्टेट्स हाई कोर्ट्स वेयर एस्टेब्लिश्ड इन मार्च 2013। देखिए ये क्वेश्चन आपको यूपीएससी प्रीलिम्स 2013 में पूछा गया है, तो आप उस वक्त के करंट अफेयर्स इसको ऐड कर सकते हैं कुमुलेट। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा कोर स्टैटिक हो रहा है तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो। तो मार्च 2013 में आपको मेघालय एज वेल एज त्रिपुरा, मेघालय एज वेल एज त्रिपुरा में इस्टेब्लिश किया गया था हाई कोर्ट को। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब भी नॉर्थ ईस्ट की बात होती है, थोड़ी डिस्प्यूटेड कंट्रोवर्सीज होती है, तो वहाँ की चीज़ों को याद रख लेना, कोई बुरी बात नहीं है। तो मार्च 2013 में 3 नए हाई कोर्ट्स को इस्टेब्लिश किया गया था। कहाँ कहाँ पे? मेघालय में किया गया, मणिपुर में किया गया, त्रिपुरा में किया गया। यहाँ पे जो हाई कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अमेंडमेंट के द्वारा हुआ था, नॉर्थ ईस्टर्न एरिया एक्ट 1971 के तहत। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द हाई कोर्ट? इट कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस and such other judges as the president may from time to time deem it necessary to appoint. Absolutely correct statement. There is no need to explain this point also. कह रहा है दूसरा, the chief justice is appointed by the president in consultation with the chief justice of India and the governor of the state. तो CJI जो हाई कोर्ट का अपॉइंट होगा ना, वो अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के कंसल्टेशन में। प्रेसिडेंट कंसल्ट करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, एंड द गवर्नर ऑफ दैट स्टेट। एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। इन अपॉइंटिंग अदर जजेस द प्रेसिडेंट बिसाइड्स कंसल्टिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर ऑफ दैट स्टेट ऑल्सो कंसल्ट द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। अगर हम लोग अपॉइंटमेंट की बात करेंगे जजेस की, तो प्रेसिडेंट CJI के साथ तो कंसल्ट करेगा ही उस हाई कोर्ट का, साथ साथ में गवर्नर ऑफ द स्टेट के साथ भी कंसल्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सारा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब CJI जो मेन होंगे वो इंडिया के, प्लस CJI ऑफ द हाई कोर्ट प्लस गवर्नर ऑफ दैट स्टेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नो पर्सन, अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है देख लेते हैं पहले। क्वेश्चन में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो देखते हैं। नो पर्सन हु हैज़ हेल्ड एन ऑफिस एज अ परमानेंट जज ऑफ द हाई कोर्ट कैन प्रैक्टिस इन एनी हाई कोर्ट। देखिए, कोई भी ऐसे पर्सन्स जो कि ऑलरेडी एक ऑफिस रख रखे हैं एज ए परमानेंट जज ऑफ ए हाई कोर्ट, वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं किसी भी हाई कोर्ट में, ठीक है। तो एक चीज़ समझिए, वैसे पर्सन्स जो कि हेल्ड रखे हैं एक ऑफिस को एज ए परमानेंट जज ऑफ ए हाई कोर्ट, प्रैक्टिस कर सकते हैं हाई कोर्ट में अदर देन द स्टेट वेयर ही वॉज इन ऑफिस। इस कंडीशन को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए किसी एक स्टेट के हाई कोर्ट में अगर वो प्रैक्टिस्ड हैं ऑलरेडी, तो वो दूसरे स्टेट के हाई कोर्ट में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे एक परमानेंट जज होते हैं दिल्ली हाई कोर्ट के, वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं दिल्ली में, लेकिन वो प्रैक्टिस कर सकते हैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में। ये बहुत ही फाइन पॉइंट है, लेकिन इससे क्वेश्चन बहुत अच्छा फ्रेम हो जाता है, ठीक है। चलिए, और एक और चीज़ याद रखिएगा, जो हाई कोर्ट के जज होंगे वो सुप्रीम कोर्ट में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया। एवरी जज ऑफ द हाई कोर्ट इंक्लूडिंग द CJI चीफ जस्टिस होल्ड्स ऑफ इट अंटिल ही अटेन्स द एज ऑफ 65 ईयर। सारों का कंडीशन होता है क्या 65 ईयर का? ये तो सुप्रीम कोर्ट का कंडीशन है ना भाई, सुप्रीम कोर्ट का कंडीशन है। जो भी हाई कोर्ट के जज होंगे इंक्लूडिंग CJI, सिर्फ 62 साल का उनका कंडीशन होता है। एज शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 62 ईयर्स। सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे तो फिर 65 ईयर्स की बात करेंगे, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हमेशा एक चीज़ तो आपको पता ही होगा, सुप्रीम कोर्ट इज़ ग्रेटर देन हाई कोर्ट। हालांकि ये चीज़ मैं कह नहीं रहा हूँ, बट अनऑफिशियल वर्ड्स है, आप इसको समझ सकते हो। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट इज़ एपेक्स कोर्ट, तो इसको 65 मान लीजिए, इसको 62 मान लीजिए, वैसे याद रखिए, ठीक है। चलिए लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर। तो दोनों रॉन्ग है, तो नीदर 1 नीदर नॉट 2 हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द क्वालिफिकेशन ऑफ बिकमिंग अ जज इन द हाई कोर्ट? देखिए जी, एक चीज़ और एक समझिए अभी बात कि क्वालिफिकेशंस क्या क्या है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर क्वालिफिकेशन ऑफ बिकमिंग अ जज ऑफ द हाई कोर्ट? देखिए, सबसे पहला कंडीशन तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, एब्सोल्युटली करेक्ट। शुड हैव हेल्ड अ जुडिशियल ऑफिस एटलीस्ट फॉर 10 ईयर्स। कम से कम 10 सालों के लिए एक जुडिशियल ऑफिस को होल्ड करना चाहिए, बिल्कुल सही है। उनके पास एक LLB की डिग्री भी होनी चाहिए, ये भी क्लियर है। ही और शी शुड हैव हेल्ड अ जुडिशियल ऑफिस इन इंडिया फॉर 10 ईयर्स, और ही शुड हैव बीन एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर 10 ईयर्स, ठीक है। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। चलिए, हैज़ बीन एन एडवोकेट ऑफ द हाई कोर्ट
इन एनी स्टेट फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ऑल ऑफ दिस स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, देखो आसान क्वेश्चन है। हाई कोर्ट जज एड्रेसेस हिज लेटर टू द रेजिग्नेशन टू द, सिंपल सी बात है, ही और शी कैन रिजाइन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, हाई कोर्ट जज एड्रेस अपने लेटर को करेंगे रेजिग्नेशन के प्रेसिडेंट को। आर्टिकल किस आर्टिकल के एम्बिट में करेंगे, तो ये आर्टिकल होगा 217 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए ऑफ जज ऑफ द हाई कोर्ट में रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट एनी टाइम बाय सबमिटिंग हिज रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा फ्रेम किए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए, अगर आप चाहते हो पीडीएफ तो यहाँ से जाके ले सकते हो, ये कोई टेलीग्राम चैनल है, ये लिंक दे रखा है। ठीक है, वहाँ से भी पीडीएफ मिल जाएगी आपको, लेकिन पीडीएफ के पीछे बहुत ज़्यादा भागना नहीं चाहिए। ठीक है, कंसेप्ट पे रहो, नॉमिनल चीज़ें रखो, लेकिन उसको अच्छे से बार बार रिवाइज करना ज़्यादा जरूरी होता है। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द पावर ऑफ हाई कोर्ट। पावर ऑफ हाई कोर्ट के कंडीशन में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ठीक है, कह रहा है हाई कोर्ट हैज़ द राइट ऑफ सुपरिटेंडेंस ओवर ऑल अदर कोर्ट्स सबऑर्डिनेट टू इट इन जुडिशियल मैटर ओनली। देखिए, सिर्फ जुडिशियल मैटर में ही वो जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं उन पे वो सुपरिटेंडेंस कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि पावर्स ऑफ हाई कोर्ट एज ए हाई कोर्ट उनके पास राइट होता है सुपरिटेंडेंस का ओवर ऑल अदर कोर्ट्स सबऑर्डिनेटेड टू इट इन जुडिशियल एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर। तो सिर्फ जुडिशियल मैटर पे ही नहीं कर सकते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स पे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। आंसर तो हमें मिल गया। ठीक है, लेकिन हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। इट कैन मेक रूल्स रिलेटिंग टू अपॉइंटमेंट, डिमोशन, promotion and leave of the absence for the officers in the district court and other lower courts. Absolutely correct statement. If a high court feels that a case pending in a subordinate court involves a substantial question of mark of law, it may withdraw the case. Absolutely correct. तो सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट हमारा 1 रॉन्ग है। ठीक है, तो आंसर ए हो जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। हाँ, कह रहा है फॉलोइंग स्टेटमेंट को कैरी आउट कीजिए। इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कह रहा है द मोड ऑफ रिमूवल ऑफ ए जज ऑफ ए हाई कोर्ट इन इंडिया इज सेम एज दैट ऑफ रिमूवल ऑफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो जिस तरीके से हम हाई कोर्ट के जज को हटाते हैं, सेम मोड में सुप्रीम कोर्ट की जज को भी हटाते हैं। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। एज पर आर्टिकल 217 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी, एक जज होते हैं हाई कोर्ट के, उनको रिमूव किया जाएगा ऑफिस से बाय द प्रेसिडेंट इन द सेम मैनर जिस तरीके से क्लॉज 4 में, आर्टिकल 124 क्लॉज 4 में रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज की बात होती है। ठीक है, अब स्टेटमेंट 2 को देख लेते हैं। पहला तो करेक्ट मिल गया हमें। आफ्टर रिटायरमेंट फ्रॉम द ऑफिस अ परमानेंट जज ऑफ ए हाई कोर्ट कैन नॉट प्लीड। आफ्टर रिटायरमेंट फ्रॉम द ऑफिस अ परमानेंट जज ऑफ ए हाई कोर्ट कैन नॉट प्लीड और एक्ट इन एनी कोर्ट और बिफोर एनी अथॉरिटी इन इंडिया। देखिए, जब अगर मान लीजिए कि कोई परमानेंट जज हैं, वो रिटायर होते हैं हाई कोर्ट से, तो वो प्लीड नहीं कर सकते हैं या फिर एक्ट नहीं कर सकते हैं किसी भी कोर्ट में और बिफोर एनी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देखिए, एनी लिखा है ना, लेकिन ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्यों है? क्योंकि अगर हम लोग आर्टिकल 220 की बात करें, नो पर्सन हु आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ हेल्ड ऑफिस एज ए परमानेंट जज ऑफ एनी हाई कोर्ट शैल एक्ट और प्लीड इन एनी कोर्ट और बिफोर एनी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कर सकते हैं वो, साथ साथ में ही सुप्रीम कोर्ट में और अदर हाई कोर्ट्स में भी वो कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट 2 रॉन्ग है, सिर्फ आंसर ए हो जाएगा हमारा। चलिए, अब हम लोग मूव करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की तरफ। ठीक है, मतलब पहले हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट देखा, फिर हम लोग मूव करके हाई कोर्ट पे आ गए, अब आ जाएंगे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पे आ जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स दैट इज़ द लोअर कोर्ट्स और यू कैन से द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के बारे में। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, यू नीड टू आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्म रिगार्डिंग द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज द जजेस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर इन कंसल्टेशन विद द सुप्रीम कोर्ट। जो भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के जज होते हैं उनका अपॉइंटमेंट होता है या फिर प्रमोशंस होता है डिस्ट्रिक्ट जज का या गवर्नर के द्वारा होता है स्टेट के, लेकिन कंसल्टेशन होता है हाई कोर्ट का। सो सुप्रीम कोर्ट वाला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, तो दिस इज रॉन्ग। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट। अ पर्सन एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज अ डिस्ट्रिक्ट जज शुड बी ईदर एन एडवोकेट और अ प्लीडर
एडवोकेट को ही आप इंटरचेंज कर सकते हो एज ए प्लीडर ऑफ 10 ईयर्स स्टैंडिंग। तो कोई भी पर्सन्स होगा जो क्वालिफाई होगा एज ए डिस्ट्रिक्ट जज, वो कम से कम प्रैक्टिस करेगा एज एन एडवोकेट और प्लीडर फॉर नॉट लेस देन 7 ईयर। तो कम से कम 7 ईयर तो होना चाहिए, ठीक है, 7 ईयर्स तो होना ही चाहिए। तो ये कंडीशन 10 ईयर्स वाला रॉन्ग है, तो ऑप्शन बी भी रॉन्ग है। लेट्स मूव टू द सी। द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट्स कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस फॉर द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट जुडिशियल सर्विस। वाई यूपीएससी विल इंटरफेयर इन स्टेट? सीधी सी बात है, दे विल बी अपॉइंटेड बाई स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन SPSC। जैसे मान लीजिए BPSC कंडक्ट करवाती है, ठीक है, तो ये भी रॉन्ग है, तो आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द टर्म डिस्ट्रिक्ट जज शैल नॉट इंक्लूड। तो डिस्ट्रिक्ट जज होगा वो इंक्लूड किस चीज़ को नहीं करेगा? चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन द सबऑर्डिनेट जजेज कोर्ट्स। सेशन जज, देखिए दो तरीके का जज होता है, एक होता है सिविल जज, एक होता है सेशन जज, ठीक है। जब एक डिस्ट्रिक्ट जज अगर किसी क्रिमिनल केस पे हियरिंग सुने तो उसी को हम लोग सेशन जज कहते हैं। बस इतने से चीज़ को ही अपने अंदर फिट कर लीजिए, ठीक है। थर्ड होता है ट्रिब्यूनल। फोर्थ है चीफ जस्टिस ऑफ स्मॉल कॉज कोर्ट। तो स्मॉल कॉजेज कोर्ट कम्स अंडर द डिस्ट्रिक्ट जज। तो ट्रिब्यूनल जज होगा ना, वो नहीं आएगा, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें ट्रिब्यूनल जज के लिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्ट्रिक्ट जज इंक्लूड नहीं करता है ट्रिब्यूनल जज को। आर्टिकल 236 क्लॉज ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्ट्रिक्ट जज इंक्लूड किसको करता है, ये देख लीजिए। सिविल कोर्ट जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, जॉइंट डिस्ट्रिक्ट जज, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज, चीफ जज ऑफ अ स्मॉल कॉज कोर्ट, चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, सेशन जज, एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज, ठीक है। एक बार इसके नाम को देख लीजिएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपको जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म एंड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस एंड अदर्स इश्यूज, ठीक है। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 29, कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज प्रोपाउंडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन केशवानंद भारती केस। तो आपको पता होना चाहिए, इफ वी विल टॉक अबाउट द केशवानंद भारती केस, तो सबको पता होगा डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू जो था वो प्रोपाउंड किया गया था इन केस ऑफ केशवानंद वर्सेस सुप्रीम कोर्ट में प्रोपाउंड किया गया था। केशवानंद भारती केस एज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी कर्टेल्ड बाय मेकिंग अ लॉ। सो सीधी सी बात है, जुडिशियल रिव्यू इज द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लेजिस्लेटिव एक्ट्स एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स। सेंट्रल का हो या स्टेट का हो, दोनों का चलेगा। एक चीज़ याद रखिएगा हमेशा कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमेशा इस चीज़ को इससे याद रखिएगा, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसका वायलेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 चलते हैं। स्टेटमेंट्स को देखते हैं। द टर्म जुडिशियल रिव्यू इज नाउवेयर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो जुडिशियल रिव्यू जो है वो कहीं भी मेंशन नहीं है किसी भी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन ये टूल है जो कि इन्वेंट किया गया है जुडिशियरी के द्वारा, किस तरीके से फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे पार्ट 3 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। इंडिया हैज़ अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द सुप्रीम कोर्ट कैन स्ट्राइक डाउन अ लॉ दैट गोज अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट implicitly gives the Supreme Court the power of judicial review. Absolutely correct. So both statement is correct. No need to think twice. Now moving to the question number 31. कह रहा है हुसैन नारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो हुसैन नारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की अगर बात करें तो ये आपको PIL के कंडीशन में था। यह एक अर्लीस्ट एग्जाम्पल है फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL। कोई भी सिटीज़न होगा, इंडियन सिटीजन्स, वो फाइल कर सकता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस, बट द ओनली कंडीशन इज़ दैट कि इट शुड बी फिल्ड इन द पब्लिक इंटरेस्ट रादर देन द प्राइवेट इंटरेस्ट। जैसे आपको पता होगा BN भगवती जी कि पहले क्या था, फ्लैग होइस्टिंग का मतलब अगर आप पर्सनली या प्राइवेट अपने किसी चीज़ पे, बिल्डिंग पे आप फ्लैग को होइस्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन PIL के बाद इसको इम्प्लीमेंटेशन में लाया गया। तो ये क्या था, ये पब्लिक इंटरेस्ट के लिए था, ना कि उनके प्राइवेट इंटरेस्ट के लिए,
ठीक है, तो इस बात का कंडीशन याद रखेगा। हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार जो एग्जाम्पल था वो PIL के लिए था, ठीक है। चलिए मूव करते क्वेश्चन नंबर 32 पे। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशियल एक्टिविज्म की बात कर लेते हैं, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। इट हैज़ फोर्स्ड एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी, तो बिल्कुल अगर हम लोग जुडिशियल एक्टिविज्म की बात करें तो यह फोर्स करता है एग्जीक्यूटिव को उनके अकाउंटेबिलिटी के लिए, तो बिल्कुल करेक्ट है। इट हैज़ ऑल्सो मेड एन अटेम्प्ट टू मेक द इलेक्टोरल सिस्टम मच मोर फ्री एंड फेयर, तो इफ़ यू विल टॉक अबाउट इलेक्टोरल सिस्टम टू बी फ्री एंड फेयर, तो जुडिशियल एक्टिविज्म की बात करें तो इंक्रीज़ करता है बर्डन ऑफ जुडिशियरी थ्रू जुडिशियल एक्टिविज्म। सीधी सी बात है, अगर किसी पॉलिटिकल सिस्टम में के इम्पैक्ट को अगर हम लोग रीचेक करेंगे तो, लेकिन इसका थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, इस बात को भी समझेंगे, ठीक है। तो बी ऑप्शन तो समझ में आ गया। सी देखते हैं, जुडिशियल एक्टिविज्म हैज़ ब्लर्ड द लाइन ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ऑन द वन हैंड एंड द जुडिशियरी ऑन द अदर, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम लोग जुडिशियल एक्टिविज्म की बात करें तो ये ब्लर कर देता है थोड़ा सा एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर एंड जुडिशियरी के बीच के डिफरेंसेस को, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ नॉट करेक्ट पूछ रहा है, इट हैज़ रिड्यूस द बर्डन ऑफ द कोर्ट्स, ये रॉन्ग है, ये तो और बर्डन को बढ़ा दिया है ना, ठीक है। तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द कोर्ट रूल्ड दैट देयर इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, केशवानंद भारती केस, वी विल टॉक अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड नो बडी बट इवन द पार्लियामेंट एज पर द अमेंडमेंट कैन वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर, सो इट इज केशवानंद भारती केस, ठीक है। इन केशवानंद भारती केस द कोर्ट रूल्ड दैट देयर इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड नो बडी नॉट इवन द पार्लियामेंट through amendment can violate the basic structure. It made judiciary more powerful than the legislature and executive in the public matters. So, very important question. You need to think about this. Now, moving to the question number 34. आप मुझे कमेंट में ये भी बता सकते हो कि और जैसे मैं साइंस का सोच रहा हूँ तो कौन सी टॉपिक करानी सही रहेगी, बायो पहले या फिर केमिस्ट्री या फिजिक्स, वो बता दीजिएगा आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस इट्स बेसिक स्ट्रक्चर in terms of federalism, secularism, fundamental rights and democracy, बिल्कुल सही है। मतलब अगर हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है जुडिशियल रिव्यू, हमारे सेफगार्ड किसको करेगा, लिबर्टीज़ को, और टू प्रिजर्व द आइडियाज़ ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड। अगर आर्टिकल 13 की बात कर ले सब क्लॉज 2 की कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये स्टेट करता है कि स्टेट शैल नॉट मेक इन लॉ which takes away our abridges मतलब differences the right conferred by part 3 of the constitution. However, the term judicial review की अगर हम लोग बात करें तो इसमें ये explicitly mention नहीं है, ठीक है। तो ये इस बात का याद रखिएगा, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट क्यों है ये समझ लेते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस द बेसिक स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ फेडरलिज्म, तो जो बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन किया गया ना वो डिफाइंड ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। यह टर्म जो था वो पहली बार यूज किया गया था सुप्रीम कोर्ट इन केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरल केस जो कि 1973 में था। तो ये कोई डेफिनेशन दिया ही नहीं गया, तो 1 तो रॉन्ग हो गया। सेकंड, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू थ्रू वेरियस आर्टिकल्स टू सेफगार्ड द लिबर्टीज ऑफ सिटीजन, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो सिर्फ स्टेटमेंट 2 हमारा करेक्ट है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ओनली बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इशूज ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन द जुडिशियरी एंड लेजिस्लेचर। तो कन्फ्लिक्ट अगर जुडिशियरी एंड लेजिस्लेचर के बीच में होता है तो कौन सा इशू करेक्ट है, मतलब कौन सा इशू रेज हो सकता है, ये हमें बताना है। जजेस के अपॉइंटमेंट में केस होता है, एब्सोल्युटली करेक्ट। सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ जजेस में भी थोड़ा इशूज आता है जुडिशियरी एंड लेजिस्लेचर के बीच में। कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। स्कोप ऑफ पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी करेक्ट। सारा का सारा हो जाएगा, तो आंसर हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले एक बात समझिए, कलेजियम सिस्टम जो कि जजेस के अपॉइंटमेंट में बेस्ड है, वो बहुत ही ज़्यादा नॉन ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। तो लेजिस्लेचर्स होते हैं ना, ये जो मैं नॉन ट्रांसपेरेंट की वर्ड यूज़ किया हूँ ना, ये लेजिस्लेचर्स का जो लेजिस्लेटिव फंक्शंस हैं, फंक्शनल बॉडीज़ हैं, उनका कहना है, ठीक है। सैलरीज एंड अलाउंसेस है जजेस का,
वो चार्ज कहाँ से होता है, सबको पता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, और ये पास किया जाता है पार्लियामेंट में। एक चीज़ और समझिए, जुडिशियरी को कर्टेल कर दिया गया है पार्लियामेंट के पावर से कि वो अमेंड करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन बाय एम्प्लॉइंग द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, तो इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट का ज़्यादा इशू होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, विच आर द फॉलोइंग मेजर्स इंश्योर्स द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। तो कौन सा ऐसा मेजर्स है जो इंश्योर करता है कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, फ्री टू मूव, फ्री विंग्स, तो वो कौन सा है, द लेजिस्लेचर इज नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। सेकेंड देखते हैं, पार्लियामेंट कैन नॉट डिस्कस द कंडक्ट ऑफ पार्लियामेंट कैन नॉट डिस्कस द कंडक्ट ऑफ द जजेस अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सीधी सी बात है, अगर आप उनके कंडक्ट्स पे कोई डिस्कशन नहीं कर पा रहे हो तो जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। अगर हम लोग बात करें आर्टिकल 121 की कॉन्स्टिट्यूशन में, कंडक्ट ऑफ द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कभी भी आप डिस्कस नहीं कर सकते हो पार्लियामेंट में। ठीक है, इट कैन ओनली बी डिस्कस्ड अपॉन अ मोशन ऑफ प्रेजेंटिंग एन एड्रेस टू द प्रेसिडेंट। ठीक है ना, तब आप रिमूवल के लिए बात करोगे, किस कंडीशन में बात करोगे, या तो वो इनकैपेबल हैं या फिर वो वायलेट कर रहे हैं अपने फंडामेंटल राइट, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को। ठीक है, तो आंसर बी हो जाएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा द डी.के. बासु गाइडलाइंस आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। सीधी सी बात है, यह रिलेटेड है प्रोसीड्यूर्स फॉर द अरेस्ट, डिटेंशन एंड इंटरोगेशन। जो डी.के. बासु गाइडलाइंस है वो रिलेटेड है प्रोसीड्यूर्स फॉर द अरेस्ट, डिटेंशन एंड इंटरोगेशन से। इट इज़ डन फॉर द ऑर्डर ऑफ द सेफगार्ड ऑफ द फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 21 विद रिगार्ड्स टू द राइट टू द लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आप मुझे आर्टिकल 21 एग्जैक्ट कोट करके बताइएगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन 38। विच आर द फॉलोइंग इंश्योर्स अ फेयर ट्रायल बाय कोर्ट। इसमें से कौन सा ऐसा है जो इंश्योर करता है फेयर ट्रायल बाय द कोर्ट। प्रेजेंटिंग ए कॉपी ऑफ द चार्जशीट दैट ऑल अदर एविडेंस, एब्सोल्युटली करेक्ट। फेयर ट्रायल, बिल्कुल, अगर आप चार्जशीट की सारी कॉपी प्रोवाइड कर रहे हो, एविडेंस की सारी कॉपी प्रोवाइड कर रहे हो, तो ये करेक्ट है। फेयर ट्रायल की बात करें, जुडिशरी प्रोटेक्ट करता है फंडामेंटल राइट को, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को, जो कि आर्टिकल 21 के अंदर प्रोवाइड किया गया है। यह अपहोल्ड करता है प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ को एंड प्रोसीड्योर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ को। ठीक है, तो ट्रायल हेल्ड इन ओपन कोर्ट ये भी हेल्प करेगा। साथ में ही एजम्पशंस ऑफ इनोसेंस अंटिल प्रूवन गिल्टी, बिल्कुल पहले इनोसेंस मान के ही उनको डील करना है जब तक उनको उनकी गिल्ट, जब तक उनको रॉन्ग प्रूव ना कर दिया जाए। ठीक है, हमारे इंडियन सोसाइटी में देखते हो कभी कभी डायरेक्ट पहले उसको जज कर लेंगे, हाँ ठीक है ये गलत है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फर्स्टली यू नीड टू एज्यूम दैट ही और सी इज इनोसेंस, देन until unless he or she has been proven guilty, you should think he or she as an innocent factor। अब देखिए इम्पार्शियलिटी ऑफ जज, अगर जज ही पार्शियलिटी करने लगे तो कहाँ से हो पाएगा। तो ये सारा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। जो भी टॉपिक आएगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वी नीड टू मूव फर्दर लाइक फेडरलिज्म एंड सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप, और भी मैं सेगमेंट में बताऊँगा, एक टॉपिक को एक बिट में खत्म करूँगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।